चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। हमने मनी एंड बैंकिंग, सॉरी, हाँ, मनी एंड बैंकिंग हम कर चुके हैं, है ना। एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस कर लिए थे। देखो, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना स्टडी नोट नंबर 1। स्टडी नोट नंबर 1, जब आपको नोट्स मिलेंगे, मतलब जो स्टडी नोट नंबर 1 है, हम ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा। जैसे एक एक पार्ट बनाया यूटिलिटी एनालिसिस, एक पार्ट बनाया बेसिक्स, एक पार्ट बनाया डिमांड। तो आज हम उसका ही एक छोटा सा पार्ट या एक चैप्टर बोल लो, डिमांड, उसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। थोड़ा ध्यान से इसको हम समझेंगे। आओ जरा इधर। तो हमारा टॉपिक है डिमांड। ठीक है। तो आपने आज से पहले सुना है डिमांड वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ सर, बिल्कुल सुना है। डिमांड का मतलब होता है किसी चीज को मांगना, इसको हम डिमांड नाम देते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। किसी चीज को मांगना क्या कहलाता है? डिमांड कहलाता है। ठीक है। लेकिन सोचो, मैं कह रहा हूं, मैंने आज आपने एक जोक सुना होगा ना। मैंने महिंद्रा में फोन किया, मैंने महिंद्रा को, महिंद्रा यार आज ना तुम्हारा 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उसने कहा यार 20 लाख का नुकसान कैसे हो गया? मैंने कहा मैं तुम्हारी स्कॉर्पियो खरीदने वाला था, पर क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैंने नहीं खरीदी। देख रहे हो, 20 लाख का नुकसान हो गया तुम्हारा। देखो मेरी डिमांड कम हो गई। अब सोचो। फिर महिंद्रा कहता अच्छा सर, कब तक आप प्लान करेंगे, अब कब तक पैसा आएगा? मैंने बस 20 सालों में आ जाएगा पैसा, टेंशन मतलब जैसे ही पैसा आएगा आते ही तुम्हारी स्कॉर्पियो खरीदूंगा। तो क्या महिंद्रा एक स्कॉर्पियो बना के रख देगा कि वहां तो डिमांड हो रही है, भाई हमारी स्कॉर्पियो की एक डिमांड है, जल्दी बना दो गाड़ी? नहीं। डिमांड का मतलब क्या होता है? देखो, डिमांड के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले होना चाहिए डिजायर। डिजायर टू बाय। भाई साहब, डिमांड तो तब बनेगी जब मैं उस चीज को खरीदना चाहता हूं। डिमांड बनाने के लिए, डिमांड के होने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? डिजायर, इच्छा। आप किसी चीज की डिमांड कब करोगे? जब आपको उसकी इच्छा होगी, आपको उसकी जरूरत है। समझ आया? अच्छा, इच्छा तो है पर ये डिमांड नहीं बनेगी। और क्या चाहिए हमें? विलिंगनेस। इसके बाद परचेजिंग पावर। ठीक है। सेकंड क्या आता है हमारा? परचेजिंग पावर। अब ये परचेजिंग पावर का मतलब क्या है? सर सोचो, जैसे मैंने आपको अभी कहा, मैं चाहता हूं मैं इस गाड़ी को खरीदूं, डिजायर भी है मेरी खरीदने की, मेरी इच्छा है कि मैं इस गाड़ी को खरीदूं। ठीक है। पर परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? एक प्रोडक्ट को क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूं, क्या मैं उसको खरीद सकता हूं? लेट से उस कार की कॉस्ट है 20 लाख रुपीज। कितनी? 20 लाख रुपए। अब मेरे पास कुल मिला जुला के 100 रुपए। तो क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ? क्या मेरी परचेजिंग पावर है? नहीं है। समझ आया? तो पहला क्या होना चाहिए? डिजायर होना चाहिए कि आप उसे खरीदने की इच्छा रखते हैं, मतलब उस कमोडिटी की इच्छा रखते हैं। जरूरी नहीं आप उस पर्टिकुलर चीज की हम बात कर रहे हैं। सेकंड क्या होना चाहिए? परचेजिंग पावर होनी चाहिए। अच्छा सर, डिजायर भी है, परचेजिंग पावर भी है, तो एक और चीज होनी चाहिए विच इज नोन एज विलिंगनेस टू स्पेंड। खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, है ना। ये जरूरी नहीं है कि आप, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आप डिजायर टू बाय मतलब हम खरीदना चाहते हैं। ठीक है। परचेजिंग पावर भी है सर, पैसा भी है, आप खरीद भी सकते हैं। ठीक है। पर उसे खर्च नहीं करना चाहते। तो अगर आप खर्च ही नहीं करना चाहते तो क्या डिमांड बनेगी? नहीं। तो डिमांड बनाने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। ठीक है। पहला क्या? डिजायर टू बाय। दूसरा विलिंगनेस टू परचेजिंग पावर। तीसरा विलिंगनेस टू स्पेंड। ये तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं? डिमांड बनाते हैं। आ जाओ तो लिखेंगे इसे एक बार। डिमांड फॉर अ कमोडिटी refers to the desire to buy back up with sufficient
परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। क्लियर ये चीज? जल्दी से कॉपी करेंगे इसे। चलिए देखो आगे। अब ये जो डिमांड है इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। डिमांड को दो पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये दो पार्ट कौन से होते हैं? इंडिविजुअल डिमांड सेकंड इज मार्केट डिमांड। कौन कौन से दो पार्ट होंगे? इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ठीक है। देखेंगे। अब ये इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है समझो जरा, और मार्केट डिमांड क्या होती है। सपोज करो हम एक प्रोडक्ट की डिमांड देख रहे हैं सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन की, सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म, सिर्फ एक इंडिविजुअल कंपनी। इसको हम नाम देते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मतलब जब हम एक कमोडिटी की डिमांड सिर्फ एक पर्सन की देखते हैं तो उस डिमांड को हम क्या नाम देते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। वेयर एज मार्केट डिमांड क्या होता है? जब हम एक मार्केट में सारे के सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को देखते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? मार्केट डिमांड। लिखेंगे इसमें, इट रेफर्स to the ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ इंडिविजुअल डिमांड का? इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय अ इंडिविजुअल ओनली वन कंज्यूमर, जब हम सिर्फ एक पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेयर एज मार्केट डिमांड क्या होगा? डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय all the consumers in the market, by all the consumers in the market। क्लियर ये चीज? जल्दी से लिखेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद हम बनाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिमांड स्केड्यूल। अब ये डिमांड स्केड्यूल क्या होता है पहले लिखो फिर समझेंगे।
हाँ जी। तो डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या हुआ? इट रेफर्स टू द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन? एक टेबल फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट करते हो एक कमोडिटी की डिमांड एट वेरियस प्राइस लेवल, इसको हम क्या नाम देते हैं? डिमांड शेड्यूल। ठीक है। अब ये डिमांड शेड्यूल भी दो तरह का है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सॉरी, डिमांड शेड्यूल भी कितनी तरह का है? दो तरह का, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लियर ये चीज? एक बार जल्दी से लिखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे। इसको हम समझेंगे, पहले बस आप इसे कॉपी कर लो साथ में। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल लिखेंगे इसके अंदर। इट रेफर्स टू द टेब्युलर रिप्रेजेंटेशन of individual demand. It refers to the tabular representation of individual demand. इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मतलब जब इंडिविजुअल डिमांड को टैब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देखो कैसे होता है। सपोज करो ये प्राइस है कमोडिटी का और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है। तो प्राइस था 1 रुपए, क्वांटिटी डिमांड थी 5 यूनिट्स की। प्राइस बढ़ के हुआ 2 रुपए, क्वांटिटी डिमांड हो गई 4 यूनिट्स। प्राइस बढ़ के हुआ 3 रुपए, क्वांटिटी डिमांड इज 3 यूनिट्स। प्राइस इज 4, क्वांटिटी डिमांड इज 2 एंड प्राइस इज 5, क्वांटिटी डिमांड इज 1। यहां पर क्या हो रहा है? अलग अलग प्राइस लेवल पर आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? इंडिविजुअल डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसको हम क्या नाम देते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या नाम देंगे इसे? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जल्दी से कॉपी करेंगे, जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए, तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्लियर है। आ जाओ अगले पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका? मार्केट डिमांड शेड्यूल। लिखेंगे इसमें, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल, सॉरी, द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड। हाँ जी। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा? टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड। यानी जब आप एक मार्केट डिमांड को टैब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखेंगे एक बार। लेट से पहले हेडिंग डाल लेते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है। देखो, लेट से यहाँ पर प्राइस है कमोडिटी का, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस था 1 रुपए, फिर हुआ 2, फिर 3, फिर 4, फिर
5। अब मार्केट में हम इमेजिन कर रहे हैं दो बायर, तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय बायर 1, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बायर 2। तो बायर 1 की जो डिमांड है वो कुछ इस तरह से है। ये कैसे लिखा है अभी हम एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, वहां पर इसे समझेंगे कि हमने टेबल बनाई कैसे, डिराइव कैसे करी, ठीक है। और बायर 2 जो है वो कुछ इस तरह से डिमांड करता है, मान लो, ठीक है। तो ये बायर 1 बायर 2, मान हम सपोज कर रहे हैं इस मार्केट में दो बायर है, ये दोनों की डिमांड है, तो मार्केट डिमांड कैसे निकलेगी? देखो मार्केट डिमांड के लिए क्या करेंगे, बस दोनों बायर की डिमांड का टोटल कर दो, 11 9 7 5 एंड 3। तो दिस इज नोन एज मार्केट डिमांड स्केड्यूल। जल्दी से कॉपी करेंगे इसे। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, सुनना ध्यान से। एक टॉपिक हो सकता है आपको लगा हो कि यहां पर स्किप कर दिया शायद, डिमांड कर्व नाम से। देखो डिमांड कर्व को लॉ ऑफ डिमांड की हेल्प से हम यहीं पे समझेंगे, हम सेपरेट नहीं कर रहे उसको, ठीक है। अब सुनना एक बार ध्यान से। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, हिंदी में अगर इसकी बात करें, मांग का सिद्धांत। ये क्या है? ये एक ऐसा लॉ है जो आपके घर में सबको पता है, वेदर ही इज एजुकेटेड और नॉट, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो पढ़ा लिखा है नहीं है, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मेच्योर पर्सन है, ठीक है, मतलब जैसे पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, उनमें सबको पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। अब सिंपल समझो, आप अपने मदर के साथ मार्केट गए हो कभी? अगर नहीं गए तो जाना, कभी सब्जी वब्जी लेने जाना ना, तो वो उस सब्जी को ज्यादा परचेज करेंगी जिसकी कीमत मार्केट में अभी कम है। जिसकी कीमत मार्केट में क्या है, कम है, मतलब एक कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइजेस बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कभी कभी सुनते हो ना, हर दूसरे दिन हम न्यूज में सुनते हैं कि ऑनियंस तो जी 100 रुपए किलो हो गए, या टमाटो हो गए 120। तो लेट से अभी रेट है 20 रुपए किलो, तो आपके घर में 1 किलो 2 किलो इस तरह से आ रहे होंगे, और अगर 120 हो जाए तो अब डिमांड तो खत्म नहीं कर सकते, नेसेसिटी हमारी, तो हम क्या कर देते हैं, डिमांड को कम कर देते हैं। मतलब समझ आ रहा है? जब कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वेयर एज जब उसके प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, सिंपल। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लिखेंगे इसमें साथ में, देखो लॉ ऑफ डिमांड states that when price of the commodity rises, its demand falls, and when price of the commodity falls, its demand rises. Its demand rises. So it shows, अच्छा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बता रहा है, दैट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस इट्स डिमांड फॉल्स, एंड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स इट्स डिमांड rises. It shows a negative or inverse relationship between the price of the commodity, the price
between the price of the commodity and the quantity demanded। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक नेगेटिव रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है किसके बीच में? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। देखो कैसे, मान लो प्राइस 1 रुपए है, मान लो प्राइस 1 रुपए, तो डिमांड हो रही है 5 यूनिट की। ठीक है, अब प्राइस बढ़ा 2 रुपए हुआ तो डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। दैट मीन्स अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अगर हम प्राइस को कम कर देते तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाता है ना। इसलिए क्या कहते हैं इसे? ये कैसा रिलेशनशिप दिखाता है? एक नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है ये चीज? जल्दी से कॉपी करेंगे इसे। चलिए, तो डेफिनेशन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, ये डिमांड स्केड्यूल ही है। देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो प्राइस था 1 रुपए, तो डिमांड ज्यादा होगी, 5 यूनिट की डिमांड थी। आप इसको ऐसे समझो, आपने बचपन में आइसक्रीम तो खाई होगी, है ना। जब 1 रुपए वाली वो आइसक्रीम आती थी तो मान लो आप खा रहे हो कितनी आइसक्रीम एक दिन में? 5 आइसक्रीम। फिर प्राइस बढ़ के हुआ 2 रुपए, आपने कहा अच्छा महंगाई आ गई तो हम सिर्फ 4 आइसक्रीम खाएंगे। प्राइस बढ़ के हो गया 3 रुपए, तो आपने डिमांड भी कम कर दी 3 यूनिट की। फिर प्राइस बढ़ के हुआ 4 रुपए, तो आपने कहा अब 2 आइसक्रीम बहुत है हर दिन की। और प्राइस बढ़ के हो गया कितने रुपए? 5 रुपए, तो डिमांड हो गई 1 यूनिट। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे क्या हुआ? डिमांड भी कम होती चली गई। इसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और अगर इसे इस तरह से देखोगे, देखो प्राइस है 5 रुपए, डिमांड 1 यूनिट। प्राइस घट के हुआ 4 रुपए, तो डिमांड कितनी यूनिट हो गई? 2 यूनिट। प्राइस हुआ 3 रुपए, डिमांड भी 3 यूनिट। यानी अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जा रही है। सिंपल। अब डिमांड कर्व क्या होता है वो देखेंगे यहाँ पे। देखो, डिमांड कर्व इज नथिंग बट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम क्या नाम देते हैं? डिमांड कर्व। ठीक है, क्लियर ये चीज? देखो, तो मान लो यहां पर लिया हमने क्वांटिटी डिमांडेड, यहां पर लेते हैं हम अपना प्राइस। तो प्राइस था 1 रुपए, फिर हुआ 2 रुपए, फिर हुआ 3 रुपए, फिर 4 और फिर 5। क्वांटिटी डिमांडेड थी लेट से 1 2 3 4 5। ठीक है देखिए, जब प्राइस था 1 रुपए, डिमांड थी 5 यूनिट, तो एक पे डिमांड कितनी? 5। जब प्राइस हुआ कितना? 4 रुपए, सॉरी 2 रुपए, तो डिमांड हो गई 4 यूनिट। 2 पे 4, बिल्कुल ऐसे ही 3 पे 3, 4 पे 2 एंड 5 पे 1। तो ये किस तरह से जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से जाएगी, जिसको हम क्या नाम देंगे? डिमांड कर्व। क्या नाम देंगे इसको हम? डिमांड कर्व। अरे, क्लियर ये चीज? दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। समझ आया? अच्छा, अब जब हम लॉ ऑफ डिमांड को करते हैं तो कुछ अजम्पशंस लेंगे, और वो अजम्पशन क्या है एक बार देखो। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की क्या अजम्पशंस है? ध्यान से देखेंगे। पहली अजम्पशन, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड remains
कांस्टेंट, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर remains constant. Next, the consumer does not accept any change in price in near future. ठीक है, नेक्स्ट, the taste and preference of the consumer remains constant. The taste and preference of the consumer remains constant. अब ये कुछ assumption है, ये assumption क्या है अभी आपको समझनी नहीं है, आप बस लिख लो। क्यों लिख लो सर, बिना समझाए कैसे लिख लो? लिख लो, मैं बोल रहा हूँ लिख लो। अभी हम एक अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वहां पर ये आराम से समझेंगे डिटेल में, ठीक है? तो एक बार जल्दी से ये ग्राफ बनाओ और ये असम्पशन लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार जरा आ जाओ बुक पे, बुक क्या कह रही है देखो। डिमांड मीन्स डिजायर इन कॉमन parallels, but in economics demand means desire back up by purchasing power and willingness to spend. ठीक है, तो हम कर चुके हैं इसे। अगला टॉपिक है हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसको पढ़ने से पहले एक बार देख लो आप अभी क्या कर चुके हो। इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड ये हम कर चुके हैं, ठीक है? डिमांड फंक्शन पे अभी हम आएंगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल कर चुके हैं। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पर दिया है, इसका मतलब क्या है सुनना जरा ध्यान से। हाँ, ये जो हमने ग्राफ बनाया, ठीक है, दिस इज नोन एज डिमांड कर्व। ये होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। तो यहाँ पर अगर हम देखो सिर्फ एक इंडिविजुअल डिमांड दिखा रहे, अगर ऐसा मान ले तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन गया। इसी में अभी हमने ऊपर करा था ना, देखो यहाँ ये, अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इस ग्राफ के थ्रू तो ये बन जाएगा मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है? तो इसको हमने इसलिए सेपरेटली नहीं करा, इसको हमने यहीं पर इंक्लूडेड रखा है। तो अब हमारा अगला टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, और वी कैन से factors affecting demand, factors affecting demand, ठीक है? आ जाओ
देखो बुक क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, क्लाइमेट। तुम्हें नहीं लगता ऐसी ही कुछ अजम्पशन अभी हमने यहाँ पर लिखी हैं? देखना एक बार, ये देखो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नियर फ्यूचर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये क्या है जरा समझेंगे यहाँ पर, ये हमने क्या लिखा है, देखो। सर पहले तो टॉपिक समझो, टॉपिक है क्या? डेटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड का मतलब क्या है? अब हम उन कुछ फैक्टर्स की बात करने वाले हैं जो मेरी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिमांड पर असर डालते हैं, इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, या तो ये मेरी डिमांड को बढ़ा देंगे या ये मेरी डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, मतलब हम कुछ टॉपिक्स ऐसे देखने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसी बात करने वाले हैं जिसका सीधा सीधा असर होता है किसका, हमारी डिमांड के ऊपर। वो सीधा सीधा हमारी डिमांड पर इंपैक्ट डालता है, या तो हमारी डिमांड को बढ़ा देगा या फिर हमारी डिमांड को कम कर देगा। आप बता सकते हो उनमें से कोई एक? हाँ जी, आप बता सकते हैं, सोचो मन में। देखो जो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है सरप्राइज, हाँ, तो इसको हम नाम देंगे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, है ना। सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है और सबसे बेसिक है सर, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बिल्कुल सिंपल है, अगर कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर कमोडिटी के प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये फैक्टर तो अभी हम पढ़ के आए ना लॉ ऑफ डिमांड में। कुछ और बताओ, कुछ नया सोचो। आप अगर एक कंज्यूमर हो, आप क्या सिर्फ प्राइस देखकर डिमांड करते हो कि सर इसका प्राइस इतना है तो इसकी डिमांड इतनी है, कम है या ज्यादा है, और कुछ नहीं देखते एक प्रोडक्ट में? हम्म, चलो, अगर हम पहले प्राइस से रिलेटेड रखें ना, तो नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, देखो ये रिलेटेड गुड्स होते हैं दो तरह के। इसमें आता है पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकंड आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो हमारा जो रिलेटेड गुड्स हैं वो कितनी तरह के हैं, दो तरह के, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये दोनों क्या हैं इसको ध्यान से समझना। देखो मान लो, मानना क्या आप लोग चाय पीते हो सर, यहीं क्लास के बाहर जैसे ब्रेक मिलता है हम जाके पहले चाय तो पीते हैं, है ना। तो चाय का सब्स्टिट्यूट बता सकते हो? आपको चाय नहीं मिल रही, चाय की जगह क्या ले सकते हैं हम, कॉफी ले सकते हैं, बिल्कुल सही। तो चाय का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, कॉफी। सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है, विच कैन बी रिप्लेस्ड, विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर दैट आइटम। हम एक पर्टिकुलर गुड की बात कर रहे हैं, इसकी जगह पर अगर हम किसी और गुड्स को यूज कर सकते हैं तो ये गुड जो इसको रिप्लेस कर रहा है दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, तो सोचो इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा हमारी डिमांड पर। अगर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस कम हो जाएं, क्या कह रहे हैं हम, अगर सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस क्या हो जाएं, कम हो जाएं, तो इसका डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? सर डिमांड इसकी कम हो जाएगी। मतलब देखो, मान लो टी है और दूसरी तरफ क्या है, कॉफी है। अच्छा, इनकी एक्सप्लेनेशन ना अभी हम लिखेंगे, पहले बस हम टॉपिक समझ रहे हैं फिर एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मान लो टी की जो डिमांड है, टी हमारा क्या है, लेट से ये गिवन गुड्स है, यानी हम इसकी डिमांड पर असर देख रहे हैं। गिवन गुड कौन सा हमारा, टी, कि हमें टी की डिमांड पर असर देखना है। टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी, अगर कॉफी के प्राइस में कोई चेंज आएगा तो टी की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, हमको इसको समझना है। मान लो कॉफी के प्राइस हो गए कम, कॉफी के प्राइस क्या हुए, कम हुए, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? सर चाय पीने वाला किधर शिफ्ट होगा, कॉफी की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट है ना वो उसका।
तो चाय पीने वाला कहां गया, कॉफी की तरफ, यानी सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस कम हुए तो गिवन गुड की जो डिमांड है ये भी क्या हो गई, कम हो गई। समझ आया। दूसरी तरफ देखो, अगर कॉफी के प्राइस बढ़ जाते हैं, अगर कॉफी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो अब जाओगे क्या कॉफी पीने, नहीं, अब तो जो कॉफी पी रहा था वो भी क्या पीने आएगा, चाय पीने आएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, टी की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी इसके प्राइस और इसकी डिमांड क्या है, आपस में पॉजिटिवली कनेक्टेड हैं। अगर इसके प्राइस बढ़ेंगे तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, इसके प्राइस कम होंगे तो इसकी डिमांड भी कम होगी। समझ आया सब्स्टिट्यूट गुड, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब होता है वो गुड जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे ब्रेड एंड बटर। अब ये मत कहना हम तो सर ब्रेड को घी से भी खा लेते हैं, बिना बटर के भी खा लेते हैं, ठीक है चलो ब्रेड, लेकिन बेसिकली ना बटर का यूज ब्रेड के साथ के लिए ही बना था मोस्टली। चलो ब्रेड एंड बटर भी हटाते हैं। कार एंड पेट्रोल या बाइक एंड पेट्रोल। अब बाइक तो बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी ना, कार में कहो सीएनजी लगवा लेंगे तो सीएनजी एंड कार ले लो, या बाइक एंड पेट्रोल ले लो। तो मतलब क्या है, क्या कार बिना पेट्रोल के चल सकती है, नहीं चल सकती। मतलब अगर एक की डिमांड बढ़ेगी, अगर एक की डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब समझना, मान लो कार की डिमांड पर हमें इंपैक्ट देखना है। सोचो अगर कार के प्राइसेस बढ़े, कार के प्राइस बढ़े तो कार की डिमांड होगी कम, तो पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई जब कार ही नहीं आई मार्केट में, कार की डिमांड कम हो रही है तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो रही है। वेयर एज अगर कार के प्राइस कम हुए तो कार की डिमांड बढ़ी तो पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ेगी। तो ये भी क्या है, पॉजिटिवली कनेक्टेड है। एक लेकिन डिमांड से, एक की डिमांड बढ़ी तो दूसरे की भी डिमांड बढ़ेगी। समझ आया, क्लियर है। तो ये भी क्या कर रहा है, हमारी डिमांड पर इंपैक्ट डाल रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब क्या है, देखो सर हमारा जो कंज्यूमर है सीधी सीधी डिमांड की बात कर रहे हो, उसकी इनकम पे डिपेंड करता है। भाई आप लोग हो, आप कह रहे हो कमोडिटी के प्राइस से हमारी डिमांड पर असर आता है, ठीक है, लेकिन आपकी इनकम का भी तो असर आता है ना। आपकी इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, आपकी इनकम अगर कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक कंसेप्ट अब यहां समझना। देखो जो गुड्स है ना, इसको हमने बांटा दो हिस्सों में। एक बनाया नॉर्मल गुड्स, एक बनाया इंफीरियर गुड्स। एक बनाया नॉर्मल गुड्स, एक बनाया इंफीरियर गुड्स। ठीक है, एक नॉर्मल एंड एक इंफीरियर। अब अगर मैं आपसे बात करूं, देखो आप बेसिक समझना। आप एक बेसिक घर में जो हम खाना खाते हैं ना, वो एक राइस होता है। ऑलमोस्ट सबके घर में आते होंगे राइस, है ना। ये जो राइस हैं, अगर आप इनका रेट देखोगे ना, 20 रुपीज के जी से शुरू होकर मे बी 100 रुपीज के जी तक वेरी करते हैं, है ना। पर केजी वेरी करते हैं, 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के भी। तो कोई पर्सन इसमें ऐसा होगा शायद वो 20 रुपए वाले भी खा रहा है, कोई ऐसा होगा जो 40 वाले खा रहा है, कोई ऐसा भी 100 वाले खा रहा है। समझ आ रहा है। लेकिन अगर एक पर्सन जो 20 रुपए किलो वाले चावल खा रहा था बेचारा, जो राइस खा रहा है वो, ठीक है, इनकी जो क्वालिटी होती है क्या बहुत अच्छी होती है इनकी क्वालिटी, नहीं, थोड़े इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं ना। तो इस पर्सन की अगर इनकम बढ़ेगी, इस पर्सन की अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या ये इस गुड की डिमांड को बढ़ाएगा, इंफीरियर गुड की डिमांड को बढ़ाएगा, नहीं। ये क्या करेगा, इंफीरियर गुड को छोड़कर कौन से गुड की तरफ जाएगा, नॉर्मल गुड की तरफ जाएगा। यानी अगर कंज्यूमर की डिमांड, इनकम बढ़ती है तो वो इंफीरियर गुड को छोड़कर कौन से गुड्स की तरफ जाता है, नॉर्मल गुड्स की तरफ जाएगा। ये चीज समझ आई,
वेयर एज अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए तो भाई साहब फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल गुड से वापस कौन से गुड पे जाना पड़ेगा, इंफीरियर गुड पे। और वो पहले से ही इंफीरियर गुड पे था, इनकम अब और कम हो गई तो वो इसकी भी डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा। समझ आया ये? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेशन इन नियर फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन इन नियर फ्यूचर, अब इसका मतलब क्या है? देखो हमारा कंज्यूमर, आप मान लो आपको अभी एक फोन खरीदना है ना? तो आज के टाइम पे ना, पहले जैसा जमाना तो है नहीं कि हम लोग शॉप पर जा रहे हैं वहां से फोन खरीद के लाते हैं। पहले ऐसा होता था ना, शॉप्स पे जाना है, फिर वहां से अलग अलग शॉप पे जा रहे हैं कि डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, यार भाई कुछ डिस्काउंट दे दो, कुछ तो करो, इतना महंगा फोन खरीद रहा हूँ। अब ये बहुत रेयर रह गया है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, फोन उठाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, अमेजन पे जा रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं, या प्रोडक्ट की वेबसाइट पे जा रहे हैं, या क्रोमा पे जा रहे हैं, और वहीं से सीधा सीधा ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। आपको मान लो एक फोन लेना है, ठीक है, आप कह रहे हो भाई साहब आईफोन लेना है, अब आईफोन का जमाना चल रहा है। तो आपको पता चला अगर मैं आईफोन अभी खरीदता हूं, लेट से आप कह रहे हो मेरे को आईफोन 14 लेना, और आपको पता चला अगर इस फोन को मैं अभी लूंगा तो ये फोन मुझे पड़ेगा 80,000 रुपए का, ठीक है। वेयर एज अगर यही फोन अभी कुछ दिन में ना अमेजन पे सेल आने वाली है, बिग बिलियन डे सेल, और यही फोन उस टाइम पर 60,000 का होने वाला है, क्या करोगे आप बताओ? आप कहोगे कि वेट कर लेते हैं सेल आने तक का, जैसे ही सेल आएगी हम इस फोन को तब खरीद लेंगे, है ना? यही तो करते हैं हम। तो मतलब क्या हुआ, आप, अच्छा छोड़ो यहाँ मतलब पे बाद में जाएंगे ना, और दूसरी सिनेरियो समझना। आप आज फोन की कीमत देख के आए, ये था 80,000 रुपए, आपको पता चला अभी जो आने वाला टाइम है इसमें इस फोन की के जो प्राइसेस है वो और बढ़ने वाले हैं, 80,000 से 90,000 95,000 पे जाने वाला है। तो आप क्या करोगे, भाई साहब आज ही खरीद लो, जल्दी से खरीद लो इसे, है ना? तो इसका मतलब क्या है, अगर कंज्यूमर को लग रहा है नियर फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, तो वो डिमांड को आज क्या करेगा, बढ़ा देगा। वेयर एज उसे लगता है नियर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, डिमांड डिमांड को आज कम कर देगा कि फ्यूचर में जब प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ा लूंगा, है ना? समझ आए? चलिए क्लियर ये चीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। भाई साहब कंज्यूमर को क्या पसंद है, जब तक उसे वो पसंद है तब तक उसकी डिमांड बढ़ा रहा है, जैसे उसे उसे पसंद, अब उसे ये चीज पसंद नहीं है तो उसकी डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, पॉपुलेशन, ये लो, ठीक है। अब पॉपुलेशन का मतलब क्या है, देखो भारत की आबादी लास्ट जो काउंटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम चाइना से थोड़ा पीछे थे, है ना? हम शायद सेकंड नंबर पे है ना वर्ल्ड पॉपुलेशन में। लेकिन अगर अब मेरे ख्याल से हम वो करवाएं, जनगणना करवाएं, सेंसस, तो भाई साहब हम शायद चाइना को भी पीछे छोड़ चुके होंगे शायद, है ना? मतलब जितनी ज्यादा आबादी उतनी ज्यादा डिमांड, सिंपल। और जितनी कम आबादी उतनी कम डिमांड, दैट इज पॉपुलेशन। भाई आबादी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, आबादी कम होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी, डिमांड भी कम हो जाएगी। क्लियर? देखो, अच्छा एक पॉइंट और देख लो, हमारे पास जगह, यहां से निकालते, एक तीर निकालते हैं यहां से, देखो इस कलर का तीर निकालेंगे हम, ये रहा, और इसको हम नाम दे देते हैं क्लाइमेट। इसको क्या नाम दे रहे हैं, क्लाइमेट। तो मैं उम्मीद कर लूं आप लोग अभी आराम से अपने ब्लैंकेट के अंदर बैठे हो, ब्लैंकेट में, और सामने सोफा, आपने लैपटॉप रखा है, एक कॉपी रखी है और आप इसे पढ़ रहे हो, है ना? अगर आप
अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो तो ऐसे मत पढ़ो, अपनी चेयर पे जाके बैठो, एक अच्छे पोस्चर में पढ़ो, ज्यादा समझ आता है। पर पर अगर हम जनरल बात करें, देखो अभी विंटर्स चल रहे हैं, है ना, तो विंटर्स में अगर हम कंपैरेटिवली देखें, जो टी है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठंड हो रही है ना, घर में घुसते ही पहले क्या चिल्लाते हैं, आज जल्दी से चाय बना दो, बाहर जा रहे हो चाय पी रहे हो, है ना। और कोई आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करे इस टाइम पे, भाई कोल्ड ड्रिंक पीने चल रहे हैं, जाओगे क्या? नहीं, ठंड पहले ही है, वो कह रहा है आज चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पीते हैं दोनों भाई, एक एक आज कुछ तूफानी करते हैं, तो नहीं करोगे ना ये तूफानी। वेयर एज अगर हम समर्स में जाते हैं, समर में कोई कह रहा है 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, दिल्ली की गर्मी पता ही है ना, 45-50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, वो कह रहा है चल यार दोनों भाई चाय पियेंगे, लोहा ही आप कह रहे हो पागल है क्या, गर्मी बहुत है, कह रहा है लोहा ही लोहे को काटता है। आपने कहा एक काम कर, तू ही काट ले लोहा। इसका मतलब क्या है, क्लाइमेट क्लाइमेट एक प्रोडक्ट की डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर हॉट क्लाइमेट है तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, इनकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। वेयर एज अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ये थे कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड। क्लियर हुए सारे, सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ये जितने हमने टॉपिक्स करे हैं ना अभी, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक नोट्स बनाने का एक तरीका बताता हूँ, देखो आप कैसे नोट्स बना सकते हो सेल्फ भी, ऑल दो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन आप किसी और सब्जेक्ट के भी नोट्स बनाना चाहते हो, कैसे बना सकते हो। अब जैसे हमने एक टेबल बना ली, है ना, इस टेबल के अंदर हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए, तो अब आप क्या कर सकते हो, देखो इस तरह से कुछ, जैसे ये है, आपको इसके बारे में लिखना, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी याद नहीं, और आप इसके बारे में थोड़ा लिखना चाहते हो, तो ऐसे ना यहाँ पे स्टार नंबर डाल दो, लेट से आपने डाला स्टार 1। अब जहां पर ये चार्ट खत्म हुआ, उसके नीचे आओ, हेडिंग डाल दो एक्सप्लेनेशंस, हेडिंग क्या डाल दो, एक्सप्लेनेशंस, और एक्सप्लेनेशन में डालो स्टार 1, और अब उसके बारे में जो आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख लो। इसके बेनिफिट क्या होंगे मैं बता रहा हूँ। आधों का तो क्वेश्चन होगा, इतना ये टेबल बनाओ फिर ये करो, इससे तो बढ़िया सीधा सीधा हेडिंग डालो, इस पॉइंट को डालो, इसके बारे में लिख दो, फिर ये पॉइंट डालो, इसके बारे में लिख दो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन जब आप रिविजन करने बैठोगे तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये फ्लो चार्ट आया आपके पास, आपने देखा जी डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ये सारे नाम पढ़े, आपने देखा ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आपको समझ आ गया, हाँ जब प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होगी, और जब प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। आपने देखा सब्स्टिट्यूट गुड, आपको समझ आ गया इसमें हमने क्या पढ़ा था। तो अब आपको इसकी थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है ना, जो आपने वो लिखा है। आपने इसमें देखा इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यार ये समझ नहीं आ रहा, तो आपने देखा अच्छा इसका स्टार नंबर क्या है, 4 है स्टार नंबर, तो आप नीचे गए स्टार नंबर पे और आपने वहां पे जाकर इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली। समझ आ रहा है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। ऑल्दो अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में लिखेंगे, इसको पूरे डिटेल, इसको हम डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।